नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर 7 नवंबर को फैसला आएगा। आप लोग अंदाजा लगाइए कि फैसला क्या होगा। जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने सुनवाई पूरी की है। दिलीप मंडल की पूरी नजर थी पत्रकार के तौर पे। विल्सन साहब जो डीएमके के सांसद हैं, जिन्होंने इससे पहले नीट में ओबीसी आरक्षण का केस जीता है, वो इसकी पैरवी कर रहे थे। इस बार पहले से बहुत शानदार पैरवी हुई है, शानदार सुनवाई है। वो दौर रहा जब मंडल कमीशन के समय पिछड़े समाज के वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में गाली दी जाती थी, जब लालू यादव का कोई केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब कारवा बहुत आगे बढ़ चुका है और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग ग्रामीण इलाकों में भले एकजुट न हो, लेकिन मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में एकजुट है, मजबूती से एक दूसरे के साथ हैं। जैसे जैसे वो तमाम इंस्टीट्यूशन में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे साथ हो रहे हैं। आज अर्जुन सिंह की भी जयंती है और बहुजन समाज के आइकॉन, इतिहासविद, शिक्षाविद, भाषाविद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह को भी पूरा देश उनके जन्मदिन पर बधाई दे रहा है। तो खैर, 7 नवंबर ऐतिहासिक दिन होगा। हमारी भी खास नजर रहेगी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। सवाल है कि बिना जातीय जनगणना के, बिना काउंटिंग के इसको कैसे लागू कर दिया गया। और वहीं ओबीसी के लोगों को सुप्रीम कोर्ट लटका देता है, कहता है कि आपकी जातीय जनगणना नहीं हुई है। 1932 के बाद जनगणना नहीं हुई है, जातीय जनगणना। पिछली सरकार, मनमोहन सिंह के सरकार में गोपीनाथ मुंडे, जो खुद बीजेपी के मंत्री थे, नेता थे, मंत्री भी रहे थे मोदी के पार्ट 1 में, बाद में एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई। उसके बाद हुकुमदेव नारायण यादव, ऐसे तमाम नेताओं ने बीजेपी के थे जिन्होंने जातीय जनगणना करवाया था, लेकिन सरकार उसके आंकड़े नहीं जारी कर रही है और अब तो रोक लगा दिया गया है। लेकिन एक बात तो साफ है कि 7 नवंबर को ऐतिहासिक दिन है और बहुजन समाज के पास अब सोशल मीडिया आ गया है। एक एक बारीक हियरिंग पर लोग नजर रख रहे थे, फैसले पर भी लोग नजर रखेंगे। यह सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। मोरबी की खबर दिन भर बता ही रहा हूं कि किस तरह से 2 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए और 12 लाख रुपए खर्च हुए। और कौन है? सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है। एक कैंडिडेट है हिमाचल में, भारत के प्रधानमंत्री हिमाचल में बागी बीजेपी नेताओं को खुद फोन कर लगातार कह रहे हैं चुनाव से हट जाओ, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। यानी बीजेपी की हार निश्चित है, डर साफ झलक रहा है। तो गुजरात हो या हिमाचल हो, बीजेपी सख्ते में है, हार से घबराई हुई। और ये देखिए, ये है वो कृपाल परमार। मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आगे तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, कम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। एक बार फिर से सुनाऊंगा मैं। ये इनका नाम है कृपाल परमार। हिमाचल में ये कैंडिडेट हैं प्रधानमंत्री मोदी। सोचिए, पहले तो प्रधानमंत्री मोदी को देखिए। 2 बातें, एक तो वो चुनाव लड़ने को लेकर कितना पैशनेट है कि एक विधायक के कैंडिडेट को खुद फोन करके कह रहे हैं कि चुनाव से हट जाओ। और दूसरी बात, सोचिए कि क्या ये दबाव बनाने की रणनीति है। चुनाव आयोग कहां है? श्रीनिवास ने इसको लेकर ट्वीट किया है कि चुनाव आयोग कहां है। तो तेजी से उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और सोचिए, शरद पवार अस्पताल से छुट्टी मिलते ही एनसीपी के अधिवेशन में पहुंच गए हैं। यह भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है ये खबर। लेकिन सवाल यह है कि सोचिए आप, किस तरह से प्रधानमंत्री एक विधायक को फोन कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री उम्मीदवारों को फोन करके चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। कहां है चुनाव आयोग जो उत्तिष्ठित जागृत आपके जिंदा रखने का बढ़िया मौका? सोचिए,
नामांकन वापस लेने की तारीख निकल जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री खुद फोन लगाकर निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव से पीछे हटने के लिए दबाव बना रहे हैं। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। लोग कह रहे हैं कि अब इनको इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई से कौन बचाएगा। पूरी बातचीत बड़ा मजेदार है। हिमाचल से बीजेपी के बागी उम्मीदवार कृपाल परमार को मोदी खून फोत बनकर के चुनाव न लड़ने की बात कह रहे हैं। यकीन न हो तो फोन से आती आवाज को गौर से सुनिए। कृपाल परमार को कांगड़ा जिले की फतेहपुर से टिकट नहीं मिला तो मैदान में निर्दलीय उतर गए। मोदी ने फोन करके कहा कि मत लड़ो। इसका अब ये उम्मीदवार ईडी, आईटी, सीबीआई से बच नहीं सकता। ये तमाम तरह के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। और सोचिए कि एक प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कर रहा है। और ये देखिए, एक बार फिर से सुनिए। ये देखिए, नमस्ते जी, मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी। बहुत रोल है जी। नहीं, कम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी, दो दिन पहले हो जाते। सोचिए, ये फोन कॉल तब का है प्रधानमंत्री मोदी का जब नामांकन वापस लेने की तारीख निकल चुकी है। वो इमोशनल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में मेरी कोई भूमिका है, मेरा कोई रोल है, तो तुम चुनाव मत लड़ो, बैठ जाओ। वो कहते हैं कि आपका आदेश तो भगवान का आदेश है, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। वो कैंडिडेट कहता है कि मुझे जगत नड्डा ने 15 साल बेइज्जत किया है, जलील किया है, तो वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मेरी बात सुनो। तो एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ आदमी जब एक विधायक के कैंडिडेट को फोन करेगा, वो भी निर्दलीय कैंडिडेट को, तो सोचिए वो आदमी भाव विहल तो हो ही जाएगा। लेकिन इससे दो बातें होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विपक्ष को सीखना चाहिए। जब हम विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री हैं या मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता हैं, किसी पार्टी के प्रमुख है, कम से कम उनको सीखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी अगर चुनाव जीत रहे हैं तो इसमें यह जरूरी है कि एक एक कैंडिडेट पर उस शख्स की नजर है। प्रधानमंत्री होते हुए किसी निर्दलीय को फोन करना, आप सोचिए। तो बीजेपी की एक खासियत तो है, अमित शाह और मोदी की खासियत है, चुनावी लिहाज से, मैं पॉलिटिकल लिहाज से कह रहा हूं, खासियत है कि वो एक एक लोग से डायरेक्ट करते हैं कब किससे कहां गठबंधन करना हो। सोच लीजिए, अगर बीएसपी कांग्रेस गठबंधन करके लड़े हिमाचल में तो बीजेपी का सुपरा साफ। अगर आम आदमी पार्टी बीएसपी कांग्रेस गठबंधन करके गुजरात में चुनाव लड़े तो बीजेपी का सुपरा साफ। लेकिन इन नेताओं के अंदर ईगो इतना है और ये लोग पैशनेट नहीं है सरकार बनाने के लिए। और ये बहुजन समाज पैशनेट है, इनके जनता मार खा रही है, नेता मजे कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी देखिए एक निर्दलीय को फोन कर रहे हैं। अब इसका एक दूसरा पक्ष भी है। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए आदमी फोन करके क्या किसी को चुनाव से हटने के लिए कह सकता है। लेकिन एक बात तो है कि यह सीख है तमाम खासकर बहुजन नेताओं के लिए जो अपने ईगो में जीते हैं, जो कार्यकर्ता मंत्री से नहीं मिलते हैं। सोचिए, एक प्रधानमंत्री एक निर्दलीय कैंडिडेट को फोन कर रहा है, तो ये तो साफ बात है कि प्रधानमंत्री काफी पैशनेट हैं और प्रधानमंत्री से ज्यादा उनके लिए बीजेपी और चुनाव इंपॉर्टेंट है। और ये शानदार है सब कुछ। मुझे दो चीजें लगती है, एक तो चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठा आदमी कैसे किसी को कह सकता है कि चुनाव मत लड़ो, पर्चा वापस ले लो। और दूसरा पक्ष एक राजनीतिक पक्ष है कि प्रधानमंत्री खुद एक निर्दलीय को फोन करके कह रहा है कि चुनाव बैठ जाओ।
मतलब उस शख्स के लिए पॉलिटिकल पार्टी और चुनाव कितना पैशन का काम है। मैं इसलिए कह रहा हूं मोदी को न हराने की सबसे बड़ी वजह है जो नए पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सड़क पर संघर्ष नहीं की है। मोदी जी 40 साल घूमे हैं सड़कों पर, उनको एक एक चीज पता है, सोशल मीडिया पर नजर है, कब SC ST OBC की बात करनी है, कब आरक्षण बढ़ाना है, कब सवर्णों की बात करनी है, कब धर्म का इस्तेमाल करना है। बहुजन लीडरशिप के जो नए युवा हैं उनको राजनीति विरासत में मिली है, उन्होंने सड़कों की खाक नहीं छानी है, जैसे मुलायम सिंह, मायावती जी या कांसी राम या हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, चाहे करुणानिधि। लेकिन एक बात और है, नीतीश कुमार ने खाक छानी है। मोदी जी से ज्यादा लंबा अनुभव है उनका राजनीति का। 2024 में अगर मोदी वर्सेज नीतीश कुमार होता है तो फिर नीतीश कुमार मोदी जी को निपटाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये आज की बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बहुजन जो है, बहुजन लीडरशिप की पार्टियां बिहार, यूपी, झारखंड और तमिलनाडु के अलावा, इन 4 राज्यों के अलावा सिर्फ मैदान के बाहर ताली बजाने के लिए बहुजन समाज। अगर आपका पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी या कांग्रेस से गठबंधन नहीं करता है या किसी रीजनल फोर्सेस से गठबंधन नहीं करता है, इसका मतलब आपका नेता आपकी तकलीफों से खुश हो रहा है, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। सोचिए अगर झारखंड में, जैसे हिमाचल में और गुजरात में भी 2 राज्यों का चुनाव है, क्या बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी को गठबंधन करना चाहिए? चाहे बीजेपी से ही कर लो, सत्ता में हिस्सेदार तो बनो, या कांग्रेस से कर लो। बीजेपी से अगर यूपी में मुस्लिम नाराज हो जाएंगे तो कांग्रेस से करो, मजबूर करो कांग्रेस को बातचीत करने के लिए। स्टेडियम के बाहर से ताली पीटने से अच्छा स्टेडियम में बैठ के मैच देखा जाए, या बढ़ावा प्लेयर बना जाए, या सत्ता में भागीदार हो जाए। सोचिए बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाया। बहुजन समाज के नेता क्या एरोगेंट हैं? क्या उनको समाज की चिंता नहीं है, या क्या वो किसी एक राज्य तक सीमित होकर खुश रहते हैं? आखिर केजरीवाल दिल्ली जीतने के बाद पंजाब जीतते हैं, गुजरात में अच्छा परफॉर्मेंस है, क्या वजह है? ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, मेहनत है, लोगों से कनेक्टिविटी है और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। बहुजन समाज के जो नेता हैं वो अपने पैरेलल, अपने राज्य तो छोड़िए, देश के दूसरे राज्य में भी नेता नहीं खड़ा होने देना चाहते हैं। बहुजन समाज को दबाव बनाना पड़ेगा अपने पॉलिटिकल पार्टियों पर कि आपको अलायंस में चुनाव लड़ना पड़ेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।